वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक 2018 की कोरियन लैंग्वेज फिल्म मिस बेक की स्टोरी। बढ़िया कहानी, मजा आएगा आपको। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। ओके, कहानी की शुरुआत में क्या होता है, एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम जॉन है। वो एक घर में पहुंचता है अपनी टीम के साथ। तो इस घर में हो चुकी है एक लेडी की मौत दोस्तों। अब ये मौत कब हुई, कितने टाइम पहले हुई, कितने दिन पहले हुई, कुछ पता नहीं, क्योंकि बॉडी सड़ने लगी थी तो उसकी बदबू आई तो पड़ोसियों ने पुलिस को फोन करके बुला लिया। अब यहाँ पे आने पे एक चीज तो क्लियर है कि उस ओल्ड लेडी की कहानी तो खत्म है, लेकिन जब छानबीन करी जाती है तो घर में एक फोटो मिलती है जिसमें वो लेडी और एक बच्ची मेले में खड़ी हुई है। ये फोटो देखा जाए तो काफी पुरानी है दोस्तों। हालांकि इंस्पेक्टर जॉन इस फोटो में लड़की को पहचान जाता है। ये शायद उसके जान पहचान की कोई है, उसका नाम है बेक। तो जॉन जाता है बेक के पास, जो कि कार वॉशिंग का काम करती है। वो तो बिना ग्लव्स के ही ठंड में कार वॉश कर रही होती है। तो जॉन उसको हटाकर खुद कार वॉश करने लग जाता है। फिर वो बेक को लंच कराने के लिए लेके जाता है। वहाँ अपना जैकेट देते हुए कहता है कि ठंड से मरने का इरादा है क्या तुम्हारा, गर्म कपड़े और ग्लव्स क्यों नहीं पहनती। तो बेक जॉन से सीधा पूछती, क्या बात है, तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। तो जॉन बेक को अपने साथ मॉग में लेके जाता है और वहाँ उसकी मॉम की लाश दिखाता है। बताता है कि हमें लगता है कि इनकी मौत लंग कैंसर की वजह से हुई है, पर मौत की असली वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। और क्योंकि बेक तुम इनकी लीगल गार्डियन हो, तो इसीलिए इनका अंतिम क्रियाक्रम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमें तुमसे पूछना पड़ेगा पहले। तो बेक कहती, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ये देखने के लिए आई थी कि ये किस हालत में मरी है। दोस्तों, पुलिस को जैसा ठीक लगता है वो वैसे ही कर सकते हैं, ऐसा वो कह देती है। अब हम देखते हैं दोस्तों जॉन को उसकी सिस्टर के छोटे से रेस्टोरेंट में। वहाँ उसकी सिस्टर काफी बकबक कर रही होती है कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुम शादी कब करोगे, तुम अभी भी उसी लड़की के चक्कर में हो ना। तो जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो सिस्टर कहती है, क्यों, क्या कमी है तुम में, 6 फीट लंबे चौड़े हो, गोरे चिट्टे हो, पुलिस में हो, अच्छा खासा कमाते हो। मगर इसका जवाब जॉन भी नहीं दे पाता और चिढ़कर वहाँ से खाना पूरा खाए बिना ही चला जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में एक स्टोरी देखते हैं जिसमें बेक स्कूल वॉशरूम में जख्मी हालत में एक लड़के के साथ है। दरअसल उस लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की दोस्तों, और सेल्फ डिफेंस में बेक ने उसको हार्म कर दिया था। मगर क्योंकि वो लड़का अमीर घर का था, इसलिए बेक को ही उल्टा 6 साल की सजा हो गई। उस वक्त जॉन की नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। उसे जब बेक की हिस्ट्री के बारे में पता चला ना कि इसकी सगी माँ से बहुत ही मारती पीटती है, तो उसे बड़ा बुरा भी लगता है। और फिर पता चलता है कि इसी वजह से बेक ने घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी माँ अत्याचार करती थी उस पे। लेकिन बेचारी के साथ फिर बाद में उस लड़के ने जबरदस्ती की, जिससे वो काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है। ये सारी बातें जानने के बाद जॉन के मन में बेक के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है, और जब वो जेल से रिहा होती है तो बेक उसको सहारा देता है। प्रेजेंट में दोस्तों वो एक बार फिर से बेक को शादी के लिए पूछता है, तो वो जवाब देती है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने पहले भी कहा और आगे भी 1000 बार यही कहूंगी कि मैं ना किसी की बीवी बन सकती हूँ और ना ही किसी की माँ। थोड़ी बहस करने के बाद वो रात में ही घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलने पे उसको एक बच्ची दिखती है दोस्तों, ठंड में ठिठुरती हुई। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि पता नहीं कब चली जाए बेचारी। तो बेक को उस पे बड़ा तरस आ जाता है। बाल बिखरे हुए होते हैं उसके, ओवर साइज चप्पल पहनी होती है, बहुत ही गंदे कपड़े, और ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं कितने दिनों से उसने खाना भी नहीं खाया। नहाना धोना तो दूर की बात है, बड़े बड़े नाखून थे उसके। अब बेक उसे वैसे इग्नोर करने की बहुत ही कोशिश करती है, मगर उसका दिल पिघल जाता है। वो उस बच्ची को पास के होटल में खाना खिलाने के लिए लेके जाती है और उसके लिए तरह तरह का बहुत सारा खाना मंगवाती है, जिससे वो बच्ची बहुत ही जल्दी खा भी लेती, क्योंकि बेचारी बहुत भूखी थी। लेकिन उससे ना गलती से पानी का ग्लास गिर जाता है। बेक तुरंत ही उठाने के लिए झुकती है, तो बच्ची खुद को बचाने के लिए हाथ से खुद को कवर कर लेती है। अब ये देखकर बेक समझ जाती है कि बेचारी के साथ बहुत ही मारपीट होती है शायद। उसके दोस्तों हाथों पे भी चोट के निशान होते हैं, मगर बेक खुद को इस मैटर से दूर रखने की ही कोशिश करती है। सोचती है कि ज्यादा नहीं पड़ती हूँ उस चक्कर में। तो वो बच्ची भी उसे मासूमियत में थैंक यू मैडम कहती है। फिर बताती है कि मेरा नाम जिया है, मैं 9 साल की हूँ। तो बेक बड़ा रूडली कहती है कि बस बस, ये ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है और मैम बोलने की बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नाम बेक है और तुम मुझे मिस बेक कह सकती हो। तभी वहाँ पे दोस्तों मोना नाम की लड़की आ जाती है, जो कि इस एरिया में रहती है। अब मोना कहती बेक से कि सॉरी मेरी लापरवाही की वजह से आपको परेशानी हुई। दरअसल ये बच्ची मेरे घर की है, पर ये बड़ी शैतान है, कभी कभी अपना हुलिया बिगाड़ कर घर से भाग जाती है और उठपटांग हरकतें करती है। चलो जिया बेटा, बेक आंटी को ये पैसे दे दो, अपने हाथ से दो। लेकिन बेक पैसे लेने से इनकार कर देती है। मगर जिया मोना के साथ अब जाना नहीं चाहती दोस्तों। वो तो बेक का हाथ जोर से पकड़ लेती है, लेकिन बेक भी खुद ही अपना हाथ छुड़ाकर उसे मोना के साथ जाने को कह देती है कि बेटा जाओ, उनके साथ जाओ जहाँ से आई हो। तो मोना जिया को अपनी बड़ी सी कार में बिठाकर घर तो ले आती है, मगर दोस्तों घर जाने के बाद उसे गंदे से वॉशरूम में रख देती है, जहाँ जिया पूरी रात जागकर ऐसी बैठी रहती है बस। दूसरी ओर बेक को नींद नहीं आती, क्योंकि उसको भी जिया की बहुत फिक्र होती कि पता नहीं मैंने उसको भेजकर सही किया या नहीं। अगले दिन की बातें हम मोना को चर्च में देखते हैं, जो कि लोगों से बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रही होती है। देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया औरत होगी। इसके बाद मोना उसी एरिया के मसाज पार्लर में जाती है, जहाँ बेक पार्ट टाइम जॉब करती है, और इत्तेफाक से मसाज पार्लर वाली मैडम बेक को ही कहती है कि मोना को मसाज कर दो।
तो बेक चुपचाप मसाज कर रही होती है, मगर मोना से चुप बैठा नहीं जाता। वो बातें शुरू कर देती है और बातों ही बातों में बताती है कि जिया मेरी अपनी बेटी नहीं है, वो तो दरअसल मेरे बॉयफ्रेंड और उसके एक्स की बेटी है। मेरे बॉयफ्रेंड की एक्स तो इसको पैदा करके भाग गई और धीरे धीरे मेरा बॉयफ्रेंड भी नशेड़ी बन गया। मैं जब उसके साथ रिलेशनशिप में आई थी तो मुझे उसकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर जब बाद में पता चला तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं पाई और उसकी बेटी को भी अपना लिया। मेरा बॉयफ्रेंड हाल ही में रिहैब से होकर आया। आज के जमाने में तो माँ अपनी औलाद को छोड़ देती है, ऐसे कलयुग में देखो मैं अपने निकम्मे बॉयफ्रेंड की बेटी को पाल रही हूँ। बहुत ही टफ हो जाता है ये सब मेरे लिए। दोस्तों बेक उसकी सारी बातें चुपचाप सुन तो लेती है, पर कोई जवाब नहीं देती, कोई रिएक्ट नहीं करती। और रात में जब मोना घर जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वीडियो गेम खेलने में बड़ा बिजी हो रखा है। तब वो उसको बताती है कि स्टेट ऑफ चाइल्ड सपोर्ट फंड बंद करने वाली है जिया का, अब हम क्या करेंगे, कैसे पालेंगे उसको। मगर उसके बॉयफ्रेंड के कान पे तो जू तक नहीं रेंगती। मोना वॉशरूम जाती है अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, जहाँ बेचारी जिया उसकी नजरों से बचने के लिए बेसिन के नीचे छुप जाती है दोस्तों, और गलती से उसके मुंह से कांपने की आवाज निकल जाती है। फिर तो मोना हैंड शॉवर से जिया को मारती रहती है कि क्या बताएं, लगता है पागल है दोस्तों। बेचारी बच्ची लहूलुहान हो जाती है, उसका नाखून उखड़ जाता है, और जब इस मोना का मारना पीटना बंद हो जाता है ना, तो वो जिया को पानी से भिगा देती है और बेचारी फिर ठंड में इतनी भीग जाती है कि पूरी रात ऐसे कांपते कांपते गुजारती है। जिया के डैड को सारी चीजें पता है कि मेरी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है, मगर जरा सा भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। वो तो गेम खेलना ज्यादा जरूरी समझता है अपना। अगले दिन की बात है जब बेक पुलिस स्टेशन जाती है अपनी मॉम के डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड किसी काम के लिए, तो वहां से लौटते वक्त उसकी नजर जिया पे पड़ जाती है। उसके पूरे पैर पे चोट के निशान होते हैं, हाथ भी जख्मी होता है और हाथ में एक नोट भी। और बेक को यहाँ जिया में अपना बचपन दिखाई देता है और वो जल्दी से जाती है जिया के पास, पूछती कि मोना ने क्या किया ये सब कुछ तुम्हारे साथ। तो वो बेचारी डर के मारे इनकार कर देती कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बेक तो सबसे पहले जिया की नाखून उखड़ी हुई जगह पे बैंडेड लगाती है और फिर उसको लेकर जाती है एक कपड़े के स्टोर में, जहाँ से वो जिया के लिए गर्म कपड़े लेकर उसको देती है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा होती है दोस्तों। इसके बाद वो जिया को खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है और पूछती है कि वो तुम्हें खाना नहीं देते तो तुम्हारे पास ये नोट कैसे आए। इस पर जिया जवाब देती है कि जब वो मुझे मारते तो लास्ट में अपना गिल्ट कम करने के लिए मुझे ये पकड़ा देते। जिसके बाद बेक उसको समझाती कि बेटा तुम पुलिस में क्यों नहीं जाती। तो जिया बताती कि मैं गई थी, पर कॉल करके उन्होंने मोना को बुलाया और मुझे उनके हवाले कर दिया फिर। जिसके बाद तो मोना ने मुझे बहुत ही पीटा। ये सारी हरकतें सुनकर बेक बड़ी सोच में पड़ जाती है और पूछती कि कोई ऐसी घिनौनी चीजें कैसे कर सकता है। और फिर बेक सोचती कि चलो मैं बच्ची को थोड़ा घुमा लेती हूँ। थोड़ा सोचने के बाद बेक जहाँ पे कार वॉशिंग का काम करती थी ना, वहाँ से कार लेकर जिया को समंदर किनारे मेले में लेके जाती है, जहाँ दोनों पूरा दिन बिताते हैं। और यहाँ पे जिया पहली बार समंदर, शिप, खूबसूरत से सनसेट को और इतनी सारी राइड्स को खूब मजा लेकर देखती है। हैरान भी होती है क्योंकि पहली बार देखा था, और बेक का शुक्र अदा करती है। फिर बेक उससे पूछती कि तुम्हारी रियल मॉम कहाँ पे है। तो वो जवाब देती है कि वो तो स्वर्ग में है, यानी कि बेचारी की माँ मर चुकी है। फिर वो बेक से पूछ लेती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो बेक कहती है वो तो नरक में है, उन्होंने जो किया उसके बाद तो वो सिर्फ नरक ही डिजर्व करती है। और तभी दोस्तों बेक को अपनी मॉम की एक झलक याद आती है, जिसमें वो मेले में थी और बेक को कह रही थी कि भाग जाओ मुझसे दूर। शायद कुछ बहुत बड़ा मैटर हुआ होगा, बाद में पता चलेगा दोस्तों। इसके बाद रात में बेक जिया को उसके घर के बाहर छोड़ देती है और खुद छुपकर देखने लग जाती है कि जिया को वो लोग अंदर बुलाते भी हैं या नहीं। मगर दरवाजा खुलते ही जिया के डैड उसको एक लात मार देते हैं, जिससे बेचारी नीचे गिर जाती है। फिर वो घसीटते हुए जिया को अंदर लेके जाते हैं और ये चीज देखकर बेक से बर्दाश्त नहीं होता, वो बीच में आ जाती है। अब किसी को जिया के लिए स्टैंड लेता हुआ देखकर उसके डैड के तो होश उड़ जाते हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और तभी बेक की नजर पड़ती है मोना पे, जो आराम से दारू पार्टी कर रही है अपने घर पे। अब वो मोना बेक से कहती है कि मिस बेक आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही है। तो बेक कहती है अगर दोबारा तुम लोगों ने इस बच्चे को हाथ भी लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। तो मोना तो और गुस्सा होकर कहती है कि इसने ऐसा क्या कह दिया तुमसे, इसने ऐसा कहा क्या कि हम इसको मारते हैं, इसकी इतनी मजाल। ये कहकर वो फिर से जिया पे हाथ उठाने के लिए जाती है, मगर बेक उसका हाथ पकड़ लेती है दोस्तों। और तब मोना उसको फिर झाड़ते हुए कहती है कि तुम होती कौन हो हमारी लाइफ में दखल देने वाली, तुम एक मामूली सी मसाज कर लो। अरे तुमने कभी कोई कुत्ता भी पाला है क्या, तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफ होती है। सुनो अगर तुम्हें इतनी दया आ रही है ना तो $100 दे दो और खरीद लो इसको। ये सुनकर बेक को बड़ा गुस्सा आता है कि कैसी औरत है ये, और वो उनसे लड़ाई कर लेती है। आवाज सुनकर फिर पड़ोसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं और अगले ही सीन में हम बेक, जिया और उसके निर्दयी पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ बेक इनकी शिकायत करती है। मगर मोना झूठ बोल देती है कि हमारी बच्ची थोड़ी नटखट है, इसने दांत से नाखून काटने के चक्कर में अपने नाखून खराब कर लिए और खेलते खेलते हमेशा गिरती रहती तो चोटें लग गई। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अभी विंटर वेकेशन की वजह से स्कूल बंद है, इसीलिए हम स्कूल में पूछताछ तो नहीं कर सकते इसके बिहेवियर को लेकर। मगर जिया तुम बताओ क्या तुम्हें ये लोग गलत तरह से ट्रीट करते हैं। अब दोस्तों मोना तो एकदम से जिया को घूरने लग जाती है, जिससे बेचारी जिया बहुत डर जाती है और झूठ कहती नहीं नहीं ये चोट तो मुझे गिरने से लगी है। फिर होना क्या था दोस्तों, जिसके बाद मोना पुलिस वालों से
बेक की शिकायत करती है कि ये हमेशा हमारी बच्ची को बिना हमारी मर्जी के लेके चले जाती कहीं पे। अरे हमें कितनी टेंशन होती है पता भी है, और आज ये हमारे घर पहुंच गई लड़ाई करने के लिए। तो पुलिस वाले बेक का आईडी कार्ड मांगते हैं और पुराने रिकॉर्ड को चेक करके पता लगा लेते हैं कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मगर इससे पहले वो बेक पे कोई एक्शन लेते, वहाँ पे ऑफिसर जॉन आ जाता है जो कि बेक को बचा लेता है दोस्तों। इसके बाद जिया को उसके पेरेंट्स के साथ घर भेज दिया जाता है और बेक कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ देखती रह जाती है। बड़ी निराश होती है वो और ये जगह छोड़कर जाने के लिए सामान पैक करती है। दूसरी ओर जॉन भी शांत नहीं बैठा होता। उसने चिल्ड्रन क्राइसिस सेंटर वालों से बात कर ली थी। हालांकि उनके पास स्लॉट खाली नहीं होता तो वो जिया को नहीं लेते अपने अंडर, मगर वो प्रॉमिस जरूर करते हैं कि बीच बीच में जिया के घर इंस्पेक्शन करने के लिए आते रहेंगे। ये सारी बातें वो कॉल करके जॉन को बता देते हैं दोस्तों। दूसरी ओर मोना को भी सेंटर वाले कॉल करके कहते हैं कि हम परसों आपके घर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। से मोना अलर्ट हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को भी ये बात बता देती है। साथ ही स्ट्रिक्टली कहती है कि जब तक सेंटर वाले इंस्पेक्शन करके चले नहीं जाते तब तक जिया के साथ मारपीट मत करना, क्योंकि अगर उसके बदन पे कोई ताजा चोट का निशान दिखा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने जिया का हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे क्लोज्ड बालकनी में रखा हुआ है। खाना पीना कुछ नहीं दिया जा रहा उसको, इसलिए रात तक जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो किसी तरह नल में मुंह लगाकर पानी पीने की कोशिश करने लग जाती है। पर यह भी उसके डैड से बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे घसीट कर रूम में लेके आता है और कहता है कि पानी मत पियो, इससे तुम जिंदा बच जाओगी। ऐसी जिंदगी से जीना अच्छा है तुम मर जाओ। मैंने तो तुम्हारी माँ को मना किया था तुम्हें पैदा करने के लिए, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। तुमसे और तुम्हारी माँ से मुझे सख्त नफरत है। अरे तुम पैदा ही क्यों हुई, मर जाओ। ये कहकर दोस्तों वो उसका गला दबाता है। ऐसा बाप है ये। जिया तो सच में मरने वाली होती है कि तभी डोरबेल बजती है। दरअसल बेक जाने से पहले आखिरी बार जिया से मिलना चाहती थी। दरवाजे पर बेक की आवाज सुनकर जिया को उसके डैड बाथरूम में बंद कर देता है। काफी देर तक डोरबेल बजने के बाद भी नहीं खुलता दरवाजा और तब बेक वहाँ से जाने लग जाती है। जिया तो वॉशरूम की खिड़की से उसको जाते हुए देख लेती है। आवाज लगाने की कोशिश करती है मगर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पाती। इतना टॉर्चर किया है बेचारी को। उधर हम बेक को देखते हैं जो कि जॉन की कार से यहाँ से जा रही थी। अब जॉन बताता है कि आज तुम्हारी माँ को एक अच्छी सी कब्र में दफनाया जाएगा, हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है। अब वो कुछ बोल पाता, इतने में बेक उसको टोक देती है और कहती है कि प्लीज आज मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। कुछ दूर जाने पे दोस्तों बेक को याद आता है कि जब मैं जिया के घर से आ रही थी तो शायद मैंने जिया के बाथरूम की खिड़की हिलते हुए देखी थी। वो तुरंत ही गाड़ी रुकवाती है और पैदल ही भागकर वापस जिया के घर की ओर आने लग जाती है। इधर जिया को बेक के साथ बिताए हुए बहुत ही अच्छे पल याद आ रहे होते हैं। एक्चुअली जिया तो अब बेक के साथ ही रहना चाहती है, इसीलिए वो खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करती है। वो वायर पकड़कर लटक जाती है क्योंकि उसका घर सेकंड फ्लोर पे था। तभी वहां से कार क्रॉस करती है। कार की तेज रोशनी से जिया डिस्टर्ब हो जाती है और कार के वहां से क्रॉस करते ही बेचारी धड़ाम से नीचे उसे बहुत ही जोर की चोट भी आती है। नाक से खून वगैरह बहने लगता है। कुछ ही देर में आ जाती है वहां पे बेक और उसको इस हालत में देखकर बेचारी बहुत रो पड़ती है कि क्या हो रहा है इसके साथ। फिर दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं। इसके बाद दोस्तों बेक जिया को हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ इलाज करने से पहले बेक को एक फॉर्म फिलअप करने को दिया जाता है जिसमें बाकी डिटेल्स के साथ साथ ये भी मेंशन करना था कि आपका पेशेंट के साथ रिलेशन क्या है। अब बेक का तो कोई रिलेशन है नहीं जिया के साथ, तो वहाँ पे उसकी कलम रुक जाती है। जिया भी कहती है कि छोड़ दीजिए, मुझे इलाज नहीं कराना, मुझे बस आपके साथ रहना है मिस बेक। जिसके बाद तो बेक उसको लेकर भाग जाती है और फिर वो इस एरिया से दूर एक होटल में रूम लेकर स्टे करते हैं। दूसरी ओर जॉन तो बेक को ढूंढते ढूंढते जिया के घर पर आया होता है, जहाँ काफी देर तक डोरबेल बजने के बाद भी जिया के डैड दरवाजा नहीं खोलता और तब उसकी पड़ोसन परेशान होकर बाहर निकलती है और कहती क्या मुसीबत है यार, पहले वो लड़की तंग कर रही थी और अब तुम। अब इनकी आवाज सुनकर जिया का डैड उसे घर में ढूंढने लग जाता है, मतलब जिया को, पर वो नहीं मिलती। तब वो दरवाजा खोल देता है और जॉन तुरंत ही घर की फोटोज क्लिक कर लेता है, जहाँ पे रस्सी वगैरह देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ किसी को तो बांध के रखा गया था। इसके बाद जॉन आसपास के शॉप के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, जिसमें जो बेक है ना अपनी, वो जिया को गोद में उठाकर भागते हुए दिखाई दे रही है। इससे जॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो समझ चुका था कि बेक बुरी तरह फंसने वाली है। और सही में जॉन का डर जल्दी सच हो जाता है क्योंकि जिया के डैड कॉल करके मोना को सारी बातें बता देता है, जो कि मोना इस वक्त वैसे बार में होती है। अब पहले तो जब मोना को पता चलता है कि जिया भाग गई तो वो बहुत डांटती है कि मैंने कहा था ना उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना हम बुरी तरह फंसेंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर दें कि हमारी बच्ची लापता हो चुकी है। उधर हम बेक को देखते हैं जो कि नहाने के लिए होटल रूम के वॉशरूम में गर्म पानी भर रही होती है। वो अपनी टी शर्ट खोलकर जिया को अपने बदन के जख्म दिखाती है जो उसकी माँ ने उसको दिए थे। उस जख्म के निशान पे जिया हाथ रखती है और बेक बताती कि देखो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ जो तुम्हें कुछ सिखा सकूं, ना ही मेरे पास कुछ देने के लिए तुम्हें है, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और तब जिया उसको हक करके कहती कि मैं भी आपके साथ हूँ। फिर जब जिया सो जाती है ना दोस्तों, तो बेक जॉन को कॉल करती है। जॉन अभी तक उसके बारे में पता लगाने में लगा हुआ था। वो हॉस्पिटल वगैरह सब जगह गया लेकिन मिले नहीं ये लोग। और अब कॉल पर बेक काफी इमोशनल होती है। उसकी माँ ने उसके साथ क्या क्या गलत किया था वो इस बारे में एक बार फिर से जॉन से बात करना चाहती है दोस्तों, मगर जॉन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं एक सोशल वर्कर से मिला,
जो कि तुम्हारी माँ की थेरेपिस्ट थी। उससे मिलकर मुझे तुम्हारी माँ की साइड स्टोरी पता चली। दरअसल तुम्हारे डैड की मौत के बाद तुम्हारी माँ डिप्रेशन में चली गई थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी और उन्होंने तुम्हें जब भी मारा वो नशे की हालत में मारा। कभी भी होशो हवास में तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद दोस्तों हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक दिन जब बेक की मॉम होश में आती है तो देखती है कि नशे में उसने अपनी ही बेटी को बहुत ही ज्यादा पीट दिया। वो लहूलुहान बेहोश पड़ी थी। उस दिन बेक की माँ को अफसोस हुआ अपनी प्यारी बेटी की ये हालत देखकर। वो तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेकर गई, उसका इलाज करवाया और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बहुत मिन्नत की कि मैं बहुत ही बुरी माँ हूँ, प्लीज मुझे मेरी बेटी से दूर कर दीजिए, वरना मैं उसको अनजाने में पता नहीं क्या कर दूंगी। मगर किसी ने भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। तब उन्होंने फैसला किया कि मैं खुद अपनी बेटी से दूर हो जाऊंगी। और वो एक दिन छोटी सी बेक को मेला घुमाने के लिए लेकर गई। वहां उन्होंने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया और फिर साथ में फोटो भी क्लिक करवाई। इसके बाद कहा कि मुझसे दूर भागो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी बेटा। मगर उसने ढूंढने के बजाय वहां से खुद भागना सही समझा, ताकि कभी भी बच्ची के पेरेंट्स का पता ना चले और उसे किसी ऑर्फनेज में डाल दिया जाए जहां बेक सेफ रहे। ये थी उसकी माँ की कंडीशन। अब ये सच्चाई जानने के बाद बेक को बहुत ही अफसोस होता है दोस्तों कि मैं पूरी जिंदगी अपनी माँ से नफरत करती रही, इसीलिए उन्हें कभी मैंने ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। पर अपने आखिरी समय तक मेरी माँ ने मेरी मेले वाली फोटो अपने पास सहज के रखी। और अब अगली सुबह जिया के डैड अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है मोना के कहने पे। साथ ही वो ये भी बता देता है कि मुझे मिस बेक पे शक है, उन्होंने मेरी बेटी का अगवा किया होगा। तो पुलिस वाले उसकी तलाश में जुट जाते हैं। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेजेस में वो दिख भी जाती है एक ट्रेन पकड़ते हुए, और वो ट्रेन जिस स्टेशन तक जाई थी पुलिस वहां तक इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच सही टाइम पे जॉन आकर सेफली बेक को वहां से निकाल लेता है। वो अपनी कार से बेक और जिया को अपनी बहन के घर पे लेके जाता है। वहां वो जिया की बॉडी पे जितनी भी चोट होती है उनकी फोटो लेता है पहले। दूसरी ओर चिल्ड्रन क्राइसिस सेंटर वाले भी मोना के घर पे आ जाते हैं और उन्हें सारी बात का पता चल जाता है। पर उन्हें भी जिया के डैड पे ही शक होने लगता है, क्योंकि ये घर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा इसमें कोई बच्चा रहता हो। ना तो यहाँ पे कोई टॉयज दिख रहे हैं, ना ही बच्चे के ज्यादा कपड़े हैं। पूरा घर ऐसे ही हो रखा है, हर तरफ अंधेरा, हर चीजें बिखरी हुई। उधर हम जॉन को देखते हैं जो कि पहले जिया को समझाता है कि बेटा अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछताछ करे तो बिना डरे सारी सच्चाई बता देना। इसके बाद वो बेक को समझाता है कि आराम से मेरी दीदी के घर पे रहो, छिपी रहो, क्योंकि जिया के डैड ने तुम पे इल्जाम लगाया हुआ है कि तुमने बच्ची को अगवा कर लिया। तुम्हारा पास रिकॉर्ड भी सही नहीं है, इसलिए तुम्हारे फंसने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए ध्यान रखो अपना और फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाओ। इसके बाद जॉन जाता है जिया के घर और उसके बाप को दर्द पहुंचता है दोस्तों, जो कि कहीं से तो आ रहा था। वो रोड पे उसको पीट कर धमकाता है कि अपना कंप्लेंट वापस ले लो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सोच भी नहीं पाओगे। जिससे अब आसपास के लोग बातें करने लग जाते हैं तरह तरह की। तो इसमें एक आदमी ये भी कह रहा होता है कि ये सब तमाशा उस बच्ची को लेकर हो रहा है क्या, उसे तो मैंने कल रात सेकंड फ्लोर से लटकते हुए देखा था। तो जॉन उसी आदमी से जाकर पूछता है कि आप क्या कह रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि सर कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए कैब बुक करके घर आ रहा था, तो एक बार को मुझे लगा मैंने किसी बच्चे को लटकते हुए देखा, पर फिर मुझे लगा मैंने पी रखी है तो मेरा वहम होगा। पर आज सुबह से सारे लोग किसी लड़की की मिसिंग होने की बातें कर रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज्ड हो गया कि कल रात जो मैंने देखा वो सच था या झूठ था। अब तो लग रहा है कि सच ही था। तो दोस्तों जॉन उस आदमी से कैब वाले का नंबर ले लेता है और उस कार के डैशबोर्ड के कैमरा को चेक करवा के उस पे फुटेजेस चेक करता है तो मिल जाती है, जिससे ये साबित हो सकता है कि बेक ने जिया को अगवा नहीं किया, बल्कि जिया अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागी थी, क्योंकि उसको मारा पीटा जाता था। इसके बाद तो जिया के डैड को कर लिया जाता है अरेस्ट। इंटेरोगेशन रूम में जॉन उससे पूछताछ करता है कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो, उसको जानवरों की तरह पीटा, ठंड में बालकनी में सुलाया, कभी गर्म कपड़े नहीं दिए पहनने को, तुम्हारी मासूका उसको ठंडी की रातों में भिगा देती थी और मजबूर करती थी भीगे कपड़े पहनकर सोने के लिए, तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अरे तुम बाप हो या जल्लाद हो, उसको जान से मारना चाहते हो क्या। जिसपे जिया का डैड दोस्तों ये जवाब देता है कि वो मरी तो नहीं ना, मैं भी तो नहीं मरा, मुझे भी तो बचपन में अब्यूज किया जाता था, उस वक्त तुम लोग कहाँ थे, मुझे बचाने क्यों नहीं आए। आज मेरी बेटी के लिए इतनी हमदर्दी कहाँ से आ गई। अरे वो मेरी बेटी है, मैं उसको मारूं पीटूं जिंदा जलाऊं, तुम्हें क्या। ये सब सुनकर जॉन को आ जाता है गुस्सा और वो उसको इतना कोड़ता है दोस्तों कि क्या बोले। फिर बाकी पुलिस वाले जॉन को वहां से हटाते हैं, क्योंकि इंटेरोगेशन के दौरान अगर जिया के डैड को कुछ हो जाता तो उल्टा दिक्कत हो जाती जॉन के लिए। दूसरी ओर मोना गुस्से में भरी होती है, ये जानकर कि मेरे आशिक को अरेस्ट कर लिया, उसको पीट दिया। उसको अभी तक अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, वो तो बस यही चाह रही है कि किसी तरह बस जिया की जान चली जाए, ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी अगर जिया गवाही देने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगी तो मोना को सजा नहीं मिलेगी, है ना, ये उसकी सोच है दोस्तों। इसलिए मोना लगाती है थोड़ा सा दिमाग और किसी तरह से जॉन की बहन के घर का पता लगाने में कामयाब हो जाती है। उस वक्त जिया सोई होती है और बेक थोड़ा दूर गई होती है जिया की सर्दी की दवाई लेने के लिए। वहाँ जॉन की बहन उसके घर से अटैच्ड रेस्टोरेंट में कस्टमर को खाना खिला रही होती है। थोड़ी देर में वो जब जिया को अपने रूम में नहीं पाती तो कॉल करके अपने भाई को बताती है, यानी जॉन को। उसका भाई बेक को बताता है तो बेक जल्दी जल्दी भागती हुई घर की ओर आती है। तो कुछ ही दूर आने पे उसको सुनसान सी जगह पे
मोना दिख जाती जो शराब की बोतल से जिया को मारने जा रही थी, मगर वो तो सही वक्त पे बेक उसको बचा लेती है। वो मोना पे हमला करके जिया को मोना की गाड़ी में रखकर गाड़ी की चाबी को दूर फेंक देती है और अंदर से उसको दरवाजा खोलने से मना करती है। इसके बाद तो जैसे ही बेक पीछे मुड़ती है वैसे ही कांच से मोना बेक की आंख पे हमला कर देती है। जरा सा उसकी आंख बच जाती है, नहीं तो गई थी। फिर वो गुस्से में मोना को देखती है, जिससे मोना समझ जाती है कि अब तो ये मुझे छोड़ने वाली है नहीं, इसीलिए वो करती है भागना शुरू और इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है। उधर से उससे लोकेशन भेजने को कहा जाता है, जिससे मोना बड़ी इरिटेट हो जाती है कि मेरे पास इतना टाइम थोड़ी बचा हुआ है। उधर बेक को जिया रोकने के लिए आ रही होती है, क्योंकि जिया नहीं चाहती कि बेक अपने हाथ गंदे करे उसको मारकर, मोना को मारकर। मगर बेक के सर पे खून सवार था दोस्तों। वो कहती है कि अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाओगी मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी जिया। इसके बाद वो जाकर मोना को दर्द दबोचती है और उसको बहुत मारती है दोस्तों। तभी जॉन भी आ जाता है, उसकी नजर पड़ती है जिया पे तो वो उसके पास आता है। जिया बताती है कि वो दोनों इस ओर गए थे और तब जॉन कहता है कि बाहर ठंड बहुत ही ज्यादा है, तुम जाकर मेरी गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। इसके बाद जब वो बेक तक पहुंचता है तो उसने तो अभी तक मोना को मार मार के अधमरा कर दिया था दोस्तों। जॉन उसको गले लगा के रोकता है और समझाता है कि तुम इसको मेरे हवाले कर दो प्लीज, मैं वादा करता हूँ कि इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। गाड़ी में जिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहां जाओ प्लीज। पर जब बेक जाती है तो देखती है कि जिया वहीं पे खड़ी है जहाँ पे उसने उसको छोड़ा था, जिससे वो थोड़ा भावुक सी हो जाती है यार। इसके बाद दोस्तों सीन 1 साल के बाद होता है शिफ्ट। न्यूज से हमें पता चलता है कि जिया के दोनों अब्यूजर को कोर्ट ने गिल्टी मान लिया। जिया के डैड को 10 साल की सजा हुई और मोना को 15 साल की। उसे 5 साल एक्स्ट्रा सजा इसीलिए मिली क्योंकि जब जॉन की बहन के घर से उसने जिया को अगवा करके जान से मारने की कोशिश की तो ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था कैमरे में। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि जॉन और उसकी बहन के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह रह रही है। वो अब नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाती है, उसके फ्रेंड्स भी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर एक दिन वो अपने स्कूल के बाहर बेक को देखती है और दौड़कर उसके पास चली आती है और यहीं पे ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। तो दोस्तों जॉन के कहने पे ही 1 साल तक बेक गुमनामी में जी रही थी ताकि जिया के केस में कोई रुकावट ना आए और बेक भी थोड़ा अलग एनवायरनमेंट में रहकर अपना जिंदगी थोड़ा बदल दे। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।